नमस्कार, आदाब। मैं हूं अनवर चौहान। आप देख रहे हैं खबरिया चैनल। आज हम बात करेंगे इस देश के प्रधानमंत्री और संघ संचालक मोहन भागवत, बीजेपी और संघ के रिश्तों को लेकर के भी बात होगी। दरअसल बीजेपी और संघ के बीच इस वक्त एक खामोश जंग जारी है। दोनों तरफ से, संघ और बीजेपी की तरफ से शतरंज की बिसात बिछ चुकी है और प्यादों की भी चाल चली जा रही है। अपने अपने ढंग से दोनों तरफ से चालें चली जा रही हैं। दरअसल मोदी जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने वहां संघ को हाशिए पर ला दिया था। संघ की कोई औकात नहीं थी गुजरात के अंदर। अब मोदी जी 10 साल सरकार चला चुके हैं और आने वाले 5 साल सरकार चलानी है। उन्होंने, मोदी जी ठीक उसी तर्ज पर संघ को अब हाशिए पर धकेलना चाहते हैं, जबकि संघ अपने वजूद को कायम रखने के लिए अपने वजूद को कायम रखना चाहता है। संघ के बिना अब तक बीजेपी की सरकारें अधूरी रही हैं। ये पहला मौका है जब चुनाव के दौरान बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चौथे चरण के बाद, चुनाव के चौथे चरण के बाद एक इंटरव्यू में कहा था कि अब बीजेपी इतनी बड़ी हो गई है कि उसे अब संघ की जरूरत नहीं है। संघ के बिना भी वो चुनाव लड़ सकती है। अमित शाह चुनाव के दौरान नागपुर पहुंचे थे और दावा भर के आए थे कि इस बार वो 350 सीटें ला रहे हैं। उस दावे के बाद जब 4 जून को नतीजे आए तो बहुमत से 32 सीटें पीछे थी बीजेपी, यानी उसे दूसरे सहयोगियों की मदद लेनी पड़ी, तब ये सरकार बनी। अब ये बैसाखियों पर टिकी हुई सरकार है, लेकिन चुनाव के दौरान जेपी नड्डा के बयान, इंटरव्यू के आने के बाद संघ ने कोई तवज्जो नहीं दी। पूरे चुनाव में संघ निष्क्रिय रहा। मोदी जी अपने बूते पर बहुमत हासिल करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने चुनाव के दौरान बीजेपी से कोई न सहारा मांगा न सहयोग मांगा। लेकिन जेपी नड्डा के बयान के बाद संघ के कान खड़े हो गए और 4 जून को नतीजे आए हैं और 5 जून को संघ के जो टॉप लीडरशिप है, जिनमें अरुण कुमार, सुरेश सोनी जो मोदी जी के गुरु कहे जाते हैं, और तीसरे हैं दत्तात्रेय होठ बोले, ये तीनों लोग जेपी नड्डा से मिलने गए। वहां राजनाथ सिंह और अमित शाह पहले से ही मौजूद थे। इनकी मौजूदगी में इन तीनों लोगों ने जेपी नड्डा से सवाल किया कि आपने जो ये बयान दिया है ये किसके इशारे पर दिया है, क्योंकि संघ के ये तीनों लोग भी जानते हैं कि जेपी नड्डा की खुद की औकात इतनी बड़ी नहीं है जो वो इस तरह का बयान दे सके कि बीजेपी इतनी बड़ी हो गई है कि अब उसे संघ की आवश्यकता नहीं है। ये तीनों लोग पूछते रहे जेपी नड्डा से जवाब, लेकिन जेपी नड्डा खामोश रहे, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और ये तीनों लोग वहां से चले गए।
5 जून की ये बात है, 5 जून को ये लोग वहां पहुंचे थे। अब आप देख रहे होंगे कि दोनों के बीच कब से, चुनाव के दौरान से लेकर के अब तक संघ और बीजेपी के बीच जो ये खामोश जंग जारी है, धीरे धीरे और गहरी होती जा रही है। अब आप देखिए, संघ संचालक ने जो राष्ट्रीय संघ सेवकों को जो मुखातिब करते हुए बयान दिया है, उन्होंने क्या क्या मुद्दे उठाए। नंबर 1, मोदी जी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि हमें अहंकारी नहीं होना चाहिए। टारगेट निशाने पर थे कौन? मोदी। दूसरा, उन्होंने सवाल उठाया मोहन भागवत ने कि मणिपुर में जो हो रहा है, 1 साल से 200 लोग वहां मारे गए और 200 गिरजाघरों में जो इबादत गाह है ईसाइयों की, 200 इबादत गाहों में आग लगा दी गई। 50,000 से ज्यादा लोग शरणार्थी बने हुए हैं, राहत कैंपों के अंदर वो अपना गुजर बसर कर रहे हैं। अभी भी 50,000 लोग अपने घरों में वापसी नहीं कर पाए। इसको लेकर के निशाना साधा सीधे सीधे अमित शाह पर। भाई, अगर यह अमित शाह पर निशाना यदि नहीं होता तो संघ संचालक को, मोहन भागवत को, अब से 1 साल पहले यह मामला उठा देना चाहिए था कि क्या हो रहा है ये मणिपुर के अंदर। लेकिन तब खामोश रहा संघ। आज जब उसे अपने प्यादों की चाल चलनी है, निशाने पर सीधे मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा हैं। ये तिकड़ी जो है इस वक्त संघ के निशाने पर है। पहले भी बीजेपी मजबूत हुई है, सुदर्शन जी के जमाने में। तब दिल्ली की एक चौकड़ी थी, तब उसे निष्क्रिय कर दिया गया था। जब जब बीजेपी ने पार्टी पर हावी होने की कोशिश की है, तब तब संघ ने अपने हाथों में कमान ले ली है। अब आप ये देखिएगा कि संघ से 2 लोग हैं जो संघ और बीजेपी के बीच तालमेल बिठा सके। उसमें BL संतोष भी है और बंसल जी भी हैं। इसके बावजूद बीजेपी और संघ के बीच तालमेल नहीं बैठ पा रहा है। उधर चुनाव के दौरान जो भाषण दिए मोदी जी ने, तो इशारों में मोहन भागवत ने कह दिया कि इस तीखी भाषा की कोई जरूरत नहीं थी, इससे नफरत के बीज और पनपते हैं। इस तरह की नफरत हम लोगों के बीच नहीं होनी चाहिए। विपक्ष को भी उन्होंने मुद्दा बनाया कि विपक्ष जो है इसी देश का हिस्सा है। उसको इस तरह से, जिस भाषा का इस्तेमाल विपक्ष के लिए किया गया, जिस तरह से चुनाव के दौरान मोदी जी ने जो नफरती भाषा के बीज बोए, वो बीज बोने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ये मोहन भागवत ने इशारा करते हुए मोदी जी पर निशाना साधा। मोदी को भी निशाने पर लिया और अमित शाह को भी निशाने पर लिया। उधर मोदी जी, जैसा कि वो पहले से करते आए हैं, मोदी जी ने सुरेश सोनी का बखूबी इस्तेमाल किया है। सुरेश सोनी जो संघ के बहुत बड़े नेता हैं, उन्होंने सन 2012 में मोदी के इशारे पर संजय जोशी को बाहर का रास्ता दिखाया और मोदी जी के लिए राह आसान की। यानी सुरेश सोनी की वजह से ही आज मोदी प्राइम मिनिस्टर हैं। रास्ते की सारी बाधाएं सुरेश सोनी ने हटाई थी। लेकिन आज सुरेश सोनी अपनी जगह है। मोदी जी की जो कार्यशैली है, वो वन मैन हीरो बने रहना चाहते हैं, जिस तरह से वो गुजरात में थे। उनका सीधा सीधा टारगेट है कि संघ को हाशिए पर रखा जाए, संघ किसी भी तरीके से
उनके बीच बाधा ना बने, क्योंकि मोदी के काम करने का स्टाइल बिल्कुल अलग है, जो कि संघ को बर्दाश्त नहीं है। संघ को यह भी बर्दाश्त नहीं है कि जिस तरह से उद्योगपतियों से मोदी जी की दोस्ती है और उनको फायदा पहुंचाया जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए। उधर मोदी जी ये कहते हैं कि जो तुम्हारे सबसे बड़े लक्ष्य थे, टारगेट थे, यानी जो तुम्हारे एजेंडे में शामिल थे, 370 मेरे बूते पर हटी। मंदिर का निर्माण मेरी वजह से हुआ। यानी संघ के जो एजेंडे थे, एजेंडे में ये दो चीजें थी, 370 और मंदिर, राम मंदिर का निर्माण। इन दोनों को पूरा किया मोदी ने। मोदी जानते हैं मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, अहंकारी है, इसमें कोई शक नहीं, और अहंकारी ही बने रहना चाहते हैं। दरअसल झटके में जो शौक लगा अमित शाह और मोदी को, यह लगा कि उन्हें बहुमत नहीं मिल पाया, और इसके लिए वो जिम्मेदार दो लोगों को मानते हैं, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ और संघ को। वरना इनको उम्मीद थी कि बीजेपी अपने बूते पर 370 सीटें लेकर के आएगी, कम से कम 370 सीटें लेकर के आएगी। ऐसा हुआ नहीं। अब बैसाखियों के बूते पर जो सरकार चलाई जा रही है, वो भी मोदी के बूते पर ही चल रही है। इसमें न संघ का कोई किरदार है और न बीजेपी का कोई किरदार है। ये सरकार, दरअसल मोदी जी के काम करने का तरीका यह है कि सरकार जो चलेगी वो सरकार मोदी और अमित शाह की होगी, बीजेपी की नहीं होगी, संघ की नहीं होगी। ये काम करने का तरीका है मोदी जी का। ये बर्दाश्त कतई नहीं है संघ को। अब आप देखिएगा, अंदाजा लगाइए कि एनडीए में अपने आप को नेता चुनवा लिया, लेकिन बीजेपी के संसदीय बोर्ड की कोई बैठक नहीं हुई, जबकि सबसे पहले यह होता है कि बीजेपी की संसदीय बोर्ड जो है वो नेता चुनता है, उसके बाद की जो कवायद है वो बाद में शुरू होती है। लेकिन मोदी जी ने अपने बूते पर ही तुरंत फौरन ही, कोई वक्त नहीं लगाया, कोई देर नहीं की, एनडीए से अपने आप को नेता चुनवाया और प्रधानमंत्री पद की भी शपथ ले ली। इसमें उन्होंने बीजेपी संसदीय बोर्ड से इजाजत लेने की भी कोई जरूरत नहीं समझी। तो ये, और अब जो आने वाला वक्त है, जो जल्दी में ही आने वाला है, उसको लेकर के मोदी और संघ के बीच का जो तकरार है, हो सकता है वो मंजर आम न हो। मैं खामोश जंग का शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, वो इसीलिए कर रहा हूं कि ये बातें संघ के और बीजेपी के बीच में जो भयंकर जंग चल रही है, इसकी खबरें कभी भी मीडिया के अंदर नहीं आती। दोनों पक्षों की तरफ से इशारों में हमला किया जाता है, न कि खुल के हमला हो। अब जल्द में ही बीजेपी अध्यक्ष पद का चुनाव होना है। चुनाव होना है या सहमति से, रजामंदी से चुनाव होना है। बीजेपी ये चाहती, मोदी और अमित शाह ये चाहते हैं कि बीजेपी का अध्यक्ष, जिस तरह से उनकी उंगलियों पर नाचने वाले जेपी नड्डा थे, अगला बीजेपी का अध्यक्ष भी ऐसा ही होना चाहिए जैसे कि जेपी नड्डा थे। जबकि इस बार संघ ये चाहता है कि मोदी और शाह के इशारों पर नाचने वाला अध्यक्ष न हो बीजेपी का। बीजेपी का अध्यक्ष वो हो जो संघ और बीजेपी के बीच तालमेल रख सके। ये संघ की कोशिश है। इस बीजेपी के अध्यक्ष पद को लेकर के जो सियासत, जो शतरंजी बिसात बिछ गई है, उस पर अपने अपने ढंग से मोहरे चले जा रहे हैं, प्यादे चले जा रहे हैं। अब देखना यह है कि इसमें मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा कामयाब होते हैं या संघ संचालक मोहन भागवत कामयाब होते हैं।
और मोहन भागवत अकेले नहीं है। दरअसल जो संघ की टीम है उसमें जो सुरेश सोनी है वो नरेंद्र मोदी के प्रति नरम लचीला रुख अख्तियार किए हुए हैं, जबकि मोहन भागवत की जो आवाज है, जो वो चाहते हैं, वो एक बिल्कुल अलग हट करके है। तो कोशिश यही होगी, ये भी हो ये लड़ाई जो है बीजेपी अध्यक्ष पद को लेकर के जो खींचम तान चल रही है, इसके बीच जो अंदरूनी जंग है, हो सकता है वो मंजर आम ना हो पाए, लेकिन ये जंग बहुत गहरी भी हो सकती है, या हो सकता है दोनों पक्षों की रजामंदी से इस पर कोई सुलह सफाई हो जाए। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय हिंद, जय भारत।